अच्छा बच्चे, तो क्या किया जाता है, डीओटी डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उनका स्टाफ वगैरह जो है उन चीज़ों को, तमाम चीज़ों को प्रोसेस करता है। किस तरह उन चीज़ों को जो है वो शिपिंग ऑफ करना है, किस तरह से उनको जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना है, किस तरह उनकी पैकिंग की जाती है, और उनके ऊपर जो है यूएनआईडी नंबर लिखा जाता है। यूएनआईडी नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, जो बायोहैज़र्ड्स वगैरह या बायोमेडिकल वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। तो इस तरह इनकी जो है वो शिपिंग आउट की जाती है। सही है बच्चे, आ गई बात समझ में? ठीक है, ये आपका था बायोमेडिकल बायोहैज़र्ड्स का। ठीक है, ये आपका यहाँ पर टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। सही है बच्चे, आप लोगों को आ गई बात समझ में या नहीं आई? आ गई सर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। सर आज ही पढ़ेंगे? जी बच्चे, आज ही पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना? नहीं सर, वो दूसरे सर की भी क्लास होगी ना आपके बाद, सर फैसल की। वो 5:30 बजे हैं। अच्छा, वो कितने बजे रखवाई आप लोगों ने क्लास? पता नहीं सर, लास्ट टाइम तो 5:15 पे हुई थी आई थिंक। बेटा ये मैंने आपको बताया था कि मैं एक दिन एक क्लास लूंगा, एक दिन बाकी। वो किस चीज़ की क्लास है? सर फंगल बायोटेक्नोलॉजी की। बच्चे, मैं आप लोगों की जो है ये क्लास मेरी 5:30 बजे तक है। ठीक है, उन्होंने शेड्यूल भेज दिया क्या आप लोगों को? अभी तक तो सर शेयर नहीं किया। अभी तक शेयर नहीं किया? जी। अच्छा सर, नमाज भी तो है बीच में 5 बजे, तो वो कैसे पढ़ेंगे फिर? नमाज में आपको पढ़वा लूँगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर। डोंट वरी इसके लिए। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको अगर कहेंगे तो मैं आपको 10 मिनट का टाइम भी दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, 10 मिनट में नमाज पढ़ तो ओके सर। आप लोग पढ़ लेंगे ना 10 मिनट के अंदर नमाज? जी सर, 10 से 12 मिनट लगते हैं। सर अभी दे दें, अभी जब न्यू टॉपिक शुरू होगा इससे अच्छा पहले हाँ, पढ़ या लें। इस तरह कर लें कि मैं आपको। सर अभी जमात 5 बजे होगी, 10 मिनट पहले छुट्टी लेके क्या करें? 5 मिनट बाद दे दीजिएगा बस। चले 5 मिनट बाद में। अच्छा सर, फिर आप अपने असाइनमेंट का जब तक बता दें। नहीं, असाइनमेंट का इस तरह नहीं बता रहा मैं। आप कहे थे ना आज बताएंगे आप, बताऊंगा, ट्यूसडे को। लेकिन वो मैं जो है अच्छा अच्छा, सही है। आपकी जो सीआर है उनको मैं सेंड कर दूंगा। सही है ठीक बच्चे, है सर। उनको मैं सेंड कर दूंगा, वो आपको बता देंगे। सर इस बार पेपर के कैसे चांसेस है, ऑनलाइन होंगे या फिजिकल? फिजिकल होंगे इस दफ़ा, ऑनलाइन नहीं होंगे इस दफ़ा, इंशाल्लाह फिजिकल ही होंगे। सर उनका पेपर कैसे देंगे जिन टीचर ने हमें पढ़ाया ही नहीं, एक क्लास भी नहीं हुई जिनकी? एक क्लास भी? जिन्होंने एक क्लास भी नहीं ली ऑनलाइन, तो उनके पेपर कैसे देंगे हम लोग? किसने नहीं लिया ऑनलाइन? सबने तो लिए हैं आपकी। सर सुहेल ने एक क्लास भी नहीं ली। अभी तक नहीं ली? कोई इशू होगा, कोई मसला होगा उनके साथ? सर पेपर कैसे देंगे जब क्लास ही नहीं, तो फिर पेपर कैसे देंगे फिजिकल? अच्छा, आप ये बात जो है ना, ये आप मैडम से पूछ सकते हैं, मैडम को बोल सकते हैं कि एक क्लास भी नहीं हुई। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है वो नहीं ले रहा क्लास, कोई इशू होगा, कोई मसला होगा। क्या इशू है, क्या मसला है, कुछ पता नहीं है आप लोगों को? सर सीआर को पता सर होगा। उन्होंने कहा तो था कि वो मसरूफ है। एक मिनट बच्चे, मैं आपको शेयर कर देता हूँ स्लाइड। थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है। सर ज़ारा का मैसेज आया है, आप उन्हें काइंडली एडमिट कर दें। अच्छा बच्चे, वो शो ही नहीं हो रही मेरे पास। बच्चे वो शो नहीं हो रही। अच्छा सर, वो तो कह रही हैं कि आप एडमिट कर नहीं रहे हैं, हो सकता है कोई नेट इशू हो गया हो। ये हो सकता है। अच्छा बच्चे, अब मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अच्छा, शेयर हो गया, आप लोगों ने देख लिया। GLP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा इशू है। इस पे काफ़ी बुक्स लिखी जा चुकी हैं कि लैब प्रैक्टिसेस के लिए किन किन चीज़ों की ख्याल रखा जाए और कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाएं, जिसको GLP का नाम दिया गया है। ठीक है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस इज़ एन FDA रेगुलेशन। पूरी दुनिया के अंदर FDA रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस से अप्रूव्ड है। US के अंदर एक बहुत बड़ा इदारा है जिसको कहा जाता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1978 के अंदर जो है एस्टेब्लिश किया गया था, डेवलप किया गया था। उन्होंने कुछ रेगुलेशंस, रूल्स और रेगुलेशंस बताई हैं कि गुड लैब प्रैक्टिसेस, लैब में क्या होनी चाहिए, क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और कौन सी चीज़ें जो हैं वो
रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है बच्चे, चलते हैं आगे। ठीक है, अच्छा क्या होता है जो है डेफिनेशन ऑफ जीएलपी यानी कि गुड लैब प्रैक्टिस क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क विद इन विच इन लेबोरेटरी स्टडीज आर प्लान, परफॉर्म्ड, मॉनिटर्ड एंड अर्चाइव्ड एंड रिपोर्टेड। ठीक है, क्या होता है कि इसमें तमाम चीज़ों को, लैब की तमाम चीज़ों को, यहाँ लैब को परफॉर्म किया जाता है तो उसको मॉनिटर भी किया जाता है। ठीक है, उनकी रिपोर्ट भी बनाई जाती है। उन तमाम चीज़ों को देखने के लिए जो हैं वो प्रैक्टिस जो होती हैं वो देखी जाती हैं, वो की जाती हैं। बाकायदा ट्रेनिंग करवाई जाती है कि हर पर्पस की लैब अलग होती है, माइक्रोबायोलॉजिकल लैब अलग होती हैं और डायग्नोस्टिक लैब अलग होती हैं या क्लिनिकल लैब्स अलग होती हैं। तो इस तरह की जितने भी लैब्स वगैरह का काम होता है कि उनको परफॉर्मेंस मॉनिटर और रिपोर्टेड और आर्चाइव के नाम पे जो है इसको डिस्टिंग्विश किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ठीक है, वाई वाज GLP क्रिएटेड, क्यों बनाई गई GLP? ठीक है, इन द अर्ली 70s FDA बिकम अवेयर ऑफ केसेस ऑफ पुअर लेबोरेटरी प्रैक्टिस ऑल ओवर द US। 70s के अंदर क्या हुआ कि FDA ने रिपोर्ट किया या उनको जो है पता चला कि बहुत सारे लैब्स के अंदर प्रॉपर्ली प्रैक्टिस नहीं की जाती, प्रॉपर्ली काम नहीं किया जाता, प्रॉपर्ली लोग जो हैं उसको फॉलो नहीं करते, लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है कि किस तरह हैंडल्स किया जाता है जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं। ठीक है, उनको भी सीरियस काम करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन से प्रोटोकॉल यूज़ किए जाएँ, तब जाके ये GLP क्रिएटेड हुई 70s के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी जो हैं देखी गई और बहुत ज़्यादा जो हैं पुअर लैब प्रैक्टिसेस, जिसका मकसद है यानी कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अटेंड नहीं दिया, बी सीरियस नहीं हुए। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ भी बड़े इश्यूज़ होते हैं, हम जो लैब करवाते हैं बच्चों को तो बच्चे भी सीरियस नहीं होते। ठीक है, स्पेशली जो हैं वो बॉयज़ ज़्यादा सीरियस नहीं होते, फिर भी जो हैं गर्ल्स वगैरह वो थोड़ा बहुत सीरियस से काम कर लेती हैं। बाज़ औक़ात चीज़ें टूट फूट जाती हैं, उनको किस तरह हैंडल करना होता है, ऑटोक्लेव चलाने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, या जब आप बायो सेफ्टी जो कैबिनेट जो होती है उस पर अगर काम कर रहे हैं तो उस पर किस तरह जो है वो काम किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, जस्ट लाइक इसमें इक्विपमेंट्स नॉट बीन कैलिब्रेटेड, इक्विपमेंट्स को कैलिब्रेट नहीं किया जाता स्टैंडर्ड फार्म के अंदर। जस्ट लाइक बैलेंस मशीन है, मैंने कहा कि आप 5 से 10 ग्राम जो है वो। जी बच्चे, हमजा इब्राहिम। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, नमाज पढ़ने चले जाएं फिर आके क्लास कंटिन्यू कर लेंगे हम। अच्छा बच्चे, मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, आप चाहे तो क्लास नमाज पढ़ के, मैं 10 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है सर, 455 हुए हैं, मैं 5 पे स्टार्ट कर दूंगा। सही है बच्चे? ओके सर। ओके बच्चे, ओके। अच्छा बच्चे, तो क्यों क्रिएटेड किया गया GLP यानी कि गुड लैब प्रैक्टिसेस? तो क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जो है पुअर लैब प्रैक्टिसेस थी, कोई भी जो है वो सही से प्रॉपर्ली काम नहीं किया जाता था, स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस नहीं थी, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती थी, प्रॉपर लैब मैनुअल नहीं होता था, प्रॉपर चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, कौन कौन सी चीज़ों को किस वक्त यूज़ किया जाए, तो वो इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, इक्विपमेंट्स को नॉट बीन कैलिब्रेटेड, इक्विपमेंट्स को भी प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड नहीं किया जाता था, स्टैंडर्ड फार्म के अंदर नहीं लिया जाता था। ठीक है, आफ्टर यूज़ भी उसको प्रॉपर्ली प्लेस नहीं किया जा सकता, प्रॉपर्ली प्लेसमेंट नहीं थी, टैगिंग या लेबलिंग का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इन चीज़ों को जो है बिल्कुल ही रेयर मैनर के अंदर यानी कि डिस्पर्स मैनर के अंदर जो है वो पाई जाती थी। लेकिन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है इस चीज़ को देखा गया। ठीक है, और उन चीज़ों को जो है फील किया गया। उसके बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेशन लॉज, कुछ इंटरनेशनल लॉज को फॉलो किया गया, कुछ लॉज बनाए गए। उसके बाद जो है GLP का एक जो इनकी कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट का मकसद ये था कि अपनी जो है लैब्स को आपको किस तरह डिज़ाइन देना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए और किस तरह उसको मैनेज करना चाहिए, और कौन सी चीज़ प्लेस करनी चाहिए लैब के अंदर, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो इन तमाम जो हैं तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो है इसके साथ एसोसिएट कर लिया गया। ठीक है, इनकरेक्ट इनएक्यूरेट अकाउंट्स ऑफ द एक्चुअल लैब स्टडीज़। ठीक है, अनएडिक्वेट टेस्ट सिस्टम। तो इस तरह से जो है वो कोई मैनुअल, कोई लैब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। ठीक है बच्चे, तो इस वजह से जो है GLP को क्रिएटेड किया गया। तो इसका जो मेन बुनियादी मकसद यही था कि इन चीज़ों को जो है वो
प्रॉपर मैनर के साथ और प्रॉपर जो है वो किया जाए, यूज किया जाए और प्रॉपर लैब को जो है वो काम किया जाए। ठीक है बच्चे। अच्छा, इसके बाद जो है इन चीज़ों को ये देखा गया कि ये पर्पस ऑफ जीएल इसको सर्टिफाई किया गया, जो है लैब को मशरूत किया गया कि अगर जितनी अच्छी लैब्स होंगी तो उनको जो है टेस्टिफाइड भी किया जाएगा, उनको जो है एफिलिएशन भी दी जाएगी। तो आपको पता है आईएसओ सर्टिफाइड वगैरह या इस तरह की जो सर्टिफिकेशंस होती है लैब्स के अंदर एनालिसिस वगैरह की, तो वो जो है बाकायदा उनकी रजिस्ट्रेशंस की जाती हैं, बाकायदा उनको जो है सर्टिफाई किया जाता है, तब जाके वो उन लैब का जो काम होता है वो ऑथेंटिक होता है, वो एक्यूरेट होता है। तो जीएलपीएस का मकसद ही यही होता है। जीएलपी इज टू सर्टिफाई दैट एवरी स्टेप ऑफ द एनालिसिस इज वैलिड और नॉट। ठीक है, तो फिर देखा जाता है कि तमाम स्टेप जो हैं, जो जितने भी लैब के लिए उठाए गए हैं वो वैलिड हैं या नहीं हैं। ठीक है, क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा सबमिट टू एफडीए इन सपोर्ट ऑफ द सेफ्टी ऑफ रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर क्वालिटी को एश्योर किया जाता है, डेटा को जो सबमिटेड किया जाता है एफडीए, तो एफडीए वो डेटा जो है एक्सेप्ट करता है या वो डेटा पब्लिश करता है जो कि लैब्स, जिन लैब्स ने या जिन इदारों ने उन जो है प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है, उन लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है तमाम बाकी चीज़ों को जो है वो फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, गुड लैब प्रैक्टिसेस प्रिंसिपल्स। ठीक है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं गुड लैब प्रैक्टिसेस के। ठीक है, टेस्ट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल, टेस्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, पर्सनल को भी पता हो, वो भी अवेयर हो कि किस तरह टेस्टिंग सिस्टम को किस तरह मैनेज किया जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम भी होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह या वर्कशॉप भी जो है वो भी करवाए जाएँ ताकि उनकी अवेयरनेस पैदा की जा सके और लैब्स के अंदर फैसिलिटीज़ तमाम मौजूद हों। ठीक है, जस्ट लाइक एपरेटस हैं, मटेरियल हैं, रिएजेंट्स हैं, कौन कौन से लैब के अंदर रखने हैं, कौन से स्टोरेज रूम के अंदर रखने हैं। तमाम जो है आपको पता है मटेरियल जो होते हैं तमाम, या तमाम जो हैं केमिकल्स जो होते हैं, रिएजेंट्स जो होते हैं, वो लैब के अंदर नहीं रखे जाते। ठीक है, कुछ जो है वो बाहर स्टोरेज पे रखे जाते हैं और कुछ जो हैं इम्पॉर्टेंट वो अंदर रखे जाते हैं। इसी तरह ऑपरेटर्स भी हैं, और कौन सा ऑपरेटर्स रखा जाता है, कौन सा बाहर रखा जाता है, ये भी जो है इनके जो है कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस को जो है वो फाइनलाइज किया गया। टेस्ट सिस्टम, टेस्ट का क्या प्रोसीजर है, क्या किस तरह जो है उनको सिस्टमाइज किया जाता है, किस तरह उनको जो है फाइंड आउट किया जाता है, डायग्नोस किस तरह किया जाता है, ये तमाम टेस्ट सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। टेस्ट एंड रेफरेंस सब्सटेंसेस, इस तरह की तमाम चीज़ों को जो है वो फाइनलाइज किया गया। और एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को भी फॉलोज किया गया। कौन कौन से एसओपीज होने चाहिए एक अच्छी लैब बनने के बाद, कौन से रूल्स रेगुलेशन को अबाइड किया जाए, तो ये सारी चीज़ें इस तरह जो हैं इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी है, रिपोर्टिंग ऑफ स्टडी रिजल्ट्स, स्टडी को या रिजल्ट्स को किस तरह परफॉर्म किया जाएगा, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे, किस तरह किए जाएंगे, उसके लिए कौन से प्रोटोकॉल होने चाहिए, केमिकल्स पे कौन से लेवल्स लगे होने चाहिए, उनमें बताया जाए कि ये चीज़ें इसके हैजर्ड्स हैं। तो ये सारी परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी हो गया, या उन चीज़ों को बाद में रिपोर्ट करना। ठीक है, ये भी इसी चीज़ के अंदर इंक्लूड हो जाता है। आपको जैसे लाइक मैं एक पेपर की बात बता दूं, अगर आप एक पेपर लिखते हैं, ठीक है, अगर आप पेपर लिखते हैं तो पेपर में आपको एफिलिएशन देना लाजमी होता है। आपने किस इदारे से एफिलेटेड हैं, कौन सा इदारा है जहाँ से आपने ये पेपर लिखा है, वहाँ पे आपको फिर वो सारे जो हैं एसओपीज आपने उसको फॉलो किया है नहीं किया, वो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चनायर एक बना हुआ होता है शीट पे, उनके जो है आप जब पेपर आप पब्लिश करवाते हैं उनको आप जो है इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं कि रॉ डेटा था, फिर आपने कौन से प्रोसीजर को फॉलो किया, लैब कंडीशंस के अंदर कौन सा काम किया, ठीक है, कौन कौन से केमिकल्स का यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये मैटर करती हैं, तब जाके आपका पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठ के एक पेपर बना लें और वो पब्लिश हो गया। रिव्यू पेपर की बात मैं नहीं कर रहा, मैं अगर बात कर रहा हूँ वो जो है एक्सपेरिमेंटल पेपर होते हैं या रिसर्च पेपर होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्टोरेज एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड मटेरियल, जितना भी लैब का जो रिकॉर्ड होता है या जो है मटेरियल्स होता है वो स्टोरेज उनको स्टोरेज किया जाता है, उनका जो है प्रॉपर स्टोरेज होता है, उसकी पूरा उसका रिकॉर्ड जो होता है, चाहे वो मैनुअल फॉर्म के अंदर हो चाहे किसी और फॉर्म के अंदर, वो भी रखा जाता है कि कौन कौन सी चीज़ों को कब यूज़ किया गया और किस तरह यूज़ किया गया। ठीक है, ये भी गुड लैब प्रैक्टिसेस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाता है टेस्ट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। ठीक है,
GLP प्रिंसिपल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो पर्सनल हैं, जो लैब टेक्नीशियंस हैं, जो रिसर्चर हैं, उनको पहले बता देना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आप अगर काम करेंगे तो आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको जो है इन्फॉर्म किया जाता है। उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनको जो है उस बारे में जो है वो हर चीज़ को जो है परफ़ॉर्म करके बताना पड़ता है कि ये इंस्ट्रूमेंट इस तरह परफ़ॉर्म किया जाता है, इस तरह जो है इसका काम किया जाता है। हालाँकि तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक मैनुअल भी दिया जाता है, जिसमें उस ऑपरेटर से है या सिस्टम है, उसको किस तरह रन किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, वो बताया जाता है उसके अंदर। एक्सेस टू द स्टडी प्लान एंड एप्रोप्राइट एसओपीज। ठीक है, तो जब स्टडी प्लान पे एक्सेस दी जाती है, यानी कि लैब में काम करने का एक्सेस दिया जाता है, तो उनको जो है एसओपीज के बारे में भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो आप लैब के अंदर जस्ट लाइक ईटिंग, कम्युनिकेशन, ड्रिंकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें मना है। आप लोग इसकी इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। अंदर स्मोकिंग है या चीविंग है, ठीक है, या पान छालिया आप चीव करते हैं, ये भी मना है, ठीक है, और इसके अलावा स्मोकिंग भी मना है। तो इस तरह के एसओपीज उनको बताए जाते हैं। आप भी सीरियस रहना है, कोई मजाक नहीं करना, गपशप नहीं लगानी, और जो है कोई इस तरह की चीज़ जो है वो जो जैसे लाइक कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज़ नहीं करनी, ईटिंग नहीं करनी, आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करना। तो ये इस तरह के एसओपीज जो हैं वो बताए जाते हैं ड्यूरिंग टेस्ट और ड्यूरिंग लैब कंडीशंस के अंदर, यहाँ काम हो रहा हो, ठीक है। तो कम जो है इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस हैं एसओपीज की बहुत सारे। रिकॉर्ड रॉ डेटा। व्हाट डू मीन बाय रॉ डेटा? रॉ डेटा यानी कि आपके पास जितना भी रॉ डेटा है, आपने काम किया, रॉ डेटा जो आपके पास महफूज है, उनका भी जो है रिकॉर्ड आपको रखना होता है। स्टडी पर्सनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ देयर डेटा। ठीक है, क्वालिटी ऑफ डेटा के लिए भी वो जो है पर्सनल जो भी लोग हैं वो जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उसने डेटा को किया है नहीं किया, सेव किया है या नहीं रखा, ठीक है, किस कंडीशन में रखा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। एक्सरसाइज हेल्थ प्रिकॉशंस एंड मिनिमाइज रिस्क। ठीक है, जितने भी हेल्थ प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो किया जाए ताकि रिस्क कम से कम हो सके। इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द स्टडी, और ये भी आप इंश्योर करें कि आप इथिक्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप जो स्टडी की जो स्टेटस है, जो स्टडी का जो है वो काम, वो उस पर्पस उस तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये सारी इस चीज़ जो है इसमें आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। ठीक है, तो क्वालिटी एश्योरेंस के नाम से आप पहले ही आगाह हैं, को फर्स्ट टाइम ये आपके पास टर्म नहीं है। ठीक है, इसमें एक्सेस द अपडेट स्टडी प्लान्स एंड एसओपीज। आप जो हैं जितनी भी स्टडी अपडेट हो रही है, या जो भी आप लैब से कंसल्ट काम कर रहे हैं या एसओपीज काम कर रहे हैं, उन पे आपको एक्सेस होना चाहिए। उन पे आपको जो है पता होना चाहिए कि कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करना, कौन सा स्टडी प्लान में शामिल है, कौन सा नहीं है। डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन ऑफ द कंपाइलेंस ऑफ स्टडी प्लान टू द जीएलपी प्रिंसिपल्स। जो मेन जीएलपी के प्रिंसिपल्स हैं वो काम जो है आपको करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स का मकसद है डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन, यानी कि जो काम आपको बताया गया, जो मटेरियल के अंदर मौजूद है, जो मेथड के अंदर मौजूद है, जो मैनुअल के अंदर मौजूद है, उसी काम को आपको क्या करना है, उसी काम को आपको फॉलो करना है। इसके अलावा कोई और काम नहीं करना। ठीक है, तो इसके अलावा इंस्पेक्शंस भी की जाती हैं। ठीक है, जीएलपी प्रिंसिपल्स पे जो है इंस्पेक्शन कौन करता है? जो लैब इंचार्ज हैं या लैब एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इंस्पेक्शन करते हैं। स्टडी बेस भी इंस्पेक्शन की जाती है, फैसिलिटी बेस भी इंस्पेक्शन की जाती है, और प्रोसेस बेस भी इंस्पेक्शन की जाती है। ठीक है, जस्ट लाइक आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते में आपने इतने टेस्ट वगैरह करने हैं। ठीक है, इस बेस पे भी जो है आपकी इंस्पेक्शन हो सकती है। 3 दिन के बाद आपने कितना काम किया, और 3 दिन में, बाकी 4 दिन में आप कितना काम कर सकते हैं। तो इस तरह की इंस्पेक्शन भी की जाती है। फैसिलिटी बेस्ड इंस्पेक्शन, यानी कि काम तो हो रहा है लेकिन फैसिलिटीज़ वो हैं या नहीं है, आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, इसकी भी इंस्पेक्शन की जाती है। प्रोसेस, यानी कि कोई आप काम कर रहे हैं, सैम्पलिंग कितने प्रोसेस के अंदर, वो प्रोसेस का मेथड क्या है, तरीके क्या है, इस पर भी इंस्पेक्शन की जाती है। इंस्पेक्शन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट्स फॉर एक्यूरेट एंड फुल डिस्क्रिप्शन। तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो आप नहीं लिखते, वो जो है आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो लिखता है। वो बताता है कि किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह का नहीं हो रहा, और वो मैनेजमेंट रिपोर्ट द इंस्पेक्शन रिजल्ट्स टू द मैनेजमेंट। फिर ऊपर वाली जो मैनेजमेंट है, डायरेक्टर है, या हॉस्पिटल्स के अंदर तो सर्जन्स वगैरह होते हैं, तो उनको दी जाती है। फिर स्टेटमेंट्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तमाम जो काम है ये भी लैब्स के अंदर किया जाता है। फैसिलिटीज़ आपको भी पता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस, लोकेशन, साइज, सूटेबल साइज हो, इस तरह नहीं हो लैब एक बहुत बड़ी लैब हो। ठीक है, और बहुत लैब हमेशा आपको पता है उसका एप्रोप्रिएट साइज होता है। ठीक है, उसी साइज की लैब्स बनाई जाती हैं, इस तरह नहीं कि बहुत बड़ी लैब्स बनाई जाए। ठीक है, तो उनको अंदर जो है डिफरेंट उसके पार्टीशन किए जाते हैं। ठीक है,
तो इसके अलावा जो है सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज़, एडिक्वेट डिग्री ऑफ सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए सेपरेट किया जाता है, उसको केबिन्स बनाई जाती हैं। अगर जो है जस्ट लाइक वॉशिंग एरिया को अलग कर दिया, ठीक है, और बाकी जो है रिकॉर्डिंग एरिया को अलग कर दिया, या जहाँ पे आप डेटा गैदर करेंगे वो एरिया अलग कर दिया, या आपने मेजरिंग का या बैलेंसिंग का एरिया अलग कर दिया। तो इस तरह से भी कुछ एरियाज बनाए जाते हैं, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ टेस्ट सिस्टम्स एंड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, ताकि आप जितना भी काम करें, आइसोलेशन का काम करें या बाकी काम करें, तो वो जो है आपको उन हैजर्ड से अपने आप को भी प्रोटेक्ट रखना है और बाकी चीज़ों को भी प्रोटेक्ट रखना है, ठीक है। सुइटेबल रूम्स फॉर द डायग्नोसिस के लिए अलग से रूम होने चाहिए, ठीक है। ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, ताकि उनसे कंट्रोल किया जा सके। स्टोरेज रूम भी बनाए जाते हैं अलग से, ठीक है बच्चे। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ के अंदर आ जाती है। एपरेटस, मटेरियल एंड रीएजेंट्स, ठीक है। तो ये जो है इनके लिए भी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं, कौन से ऑपरेटर्स हैं, कौन सा मटेरियल और रीएजेंट्स आपको लैब के अंदर रखने हैं, कौन से जो है आपको बाहर रखने हैं, ठीक है। इनकी भी इंस्पेक्शन की जाती है, क्लीनिंग की जाती है, और कैलिब्रेशन ऑफ एपरेटस भी की जाती है, ठीक है। इसकी मेंटेनेंस का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है, ठीक है। एपरेटस एंड मटेरियल्स नॉट टू इंटरफेयर विद द टेस्ट सिस्टम, ठीक है। अपरेटस हो गए या मटेरियल हो गया, तो इनको जो है वो इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर आपने सेफ्टी चैम्बर है, सेफ्टी चैम्बर के अंदर आप तमाम अपरेटस नहीं रखेंगे, जो का यूज़ है आप सिर्फ वही रखेंगे। जैसे लाइक मेजरिंग सिलेंडर है, इसका काम नहीं है उसके अंदर, अगर है पर्पस के लिए तो आप रखेंगे, तो इसको पूरा आपको स्टरलाइज करना पड़ेगा तब जाके आप रखेंगे। तो इस तरह से जो है इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा केमिकल्स, रिएजेंट्स एंड सॉल्यूशंस शुड बी लेबल टू इंडिकेट आइडेंटिफाई एक्सपायरी एंड स्पेसिफिक स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस। तो केमिकल रिएजेंट्स पे जो है लिखी हुई होती हैं, रिएजेंट्स पे लेबल भी होता है कि इंडिकेट किया जाता है कि इसकी क्या आइडेंटिफाई है, इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह भी लिखी होती है, और किस तरह से इसको स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो किया जाता है। सही बच्चे, ये आप लोगों को पता भी होगा, और ये जो है लेबल भी होते हैं। टेस्ट सिस्टम, ठीक है, डिफरेंट टेस्ट सिस्टम होता है, फिजिकल टेस्ट सिस्टम होता है, केमिकल होता है, बायोलॉजिकल टेस्ट सिस्टम होता है, सब आपको पता है, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ सोर्सेज क्या है, डेट ऑफ अराइवल, किस जो है रिकॉर्ड्स ऑफ सोर्सेज, एक जो है वो रिकॉर्ड रूम के लिए एक रजिस्टर बनाया जाता है कि किस डेट को जो है ये जो पैरामीटर्स या ये जो इंस्ट्रूमेंट्स आए, ठीक है, किस डेट को अराइवल हुए और किस कंडीशन में थे। ये बाकायदा हम यूनिवर्सिटी में इसका रिकॉर्ड रखते हैं, कितने जो है गिलासवेयर हैं, कितने केमिकल्स हैं, किस डेट को अराइव हुए हैं, कितना यूज़ किया गया, ये सारी चीज़ें जो हैं टेस्ट सिस्टम में आ जाती हैं। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट सिस्टम्स इन देयर कंटेनर्स और व्हेन रिमूव्ड, जितने भी कंटेनर्स आते हैं या जितनी भी चीज़ें आती हैं इनका रिकॉर्ड रखा जाता है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशंस की जाती है। क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन ऑफ कंटेनर्स, जो कंटेनर्स ऐसा नहीं है कि एक जगह पे पड़े हों, उस पर मट्टी पड़ जाए, ख़राब हो जाए, ठीक है, उनकी क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन की जाती है। पेस्ट कंट्रोल एजेंट्स टू बी डॉक्यूमेंटेड, अगर पेस्ट हैं, अगर डिजीज़ हैं, अगर पेस्ट हैं, कुछ कीड़े पड़ जाते हैं या कोई और दीमक है जो जिसको डर्माइट्स वगैरह कहा जाता है, अगर वो इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं उनको भी जो है वो क्लियर करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। हमारे यहाँ तो बस वो अल्लाह तवक्कल सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आगे चलें। अच्छा, तो इसके अलावा टेस्ट एंड रेफरेंस सिस्टम, कोई भी चीज़ अगर ली जाती है स्टोरेज वगैरह से, तो उस रिसेप्ट ली जाती है, हैंडलिंग, सैम्पलिंग और स्टोरेज, ये तमाम चीज़ों की जो है वो रिकॉर्ड रखा जाता है। कैरेक्टराइजेशन का भी रिकॉर्ड रखा जाता है, और इसके अलावा टेस्ट एंड रेफरेंस एटम का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड वगैरह जो होता है वो रेफरेंस एटम जितने भी होते हैं उनको जो है फॉलो किया जाता है, उन चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एसओपीज, हर लैब के अपने अपने एसओपीज होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। वो रिटन फॉर्म के अंदर होते हैं, वो मैनुअल फॉर्म के अंदर होते हैं, वो दिए जाते हैं, बताए जाते हैं। और हाउ टू कैरी आउट प्रोटोकॉल स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़, जो भी आप स्पेसिफिक जो है एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या काम कर रहे हैं उसका क्या प्रोटोकॉल है वो भी आप लोगों को बताया जाता है, वो भी आपको ट्रेन करवाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के जो स्टेप्स होते हैं वो भी आपको बता दिए जाते हैं, और उन चीज़ों को आपको अमल करना होता है, एक आपको जो है उन चीज़ों को फॉलो करना होता है, ठीक है। उन प्रोसीजर्स को भी फॉलो करना होता है, अगर आप नहीं करते तो कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो एसओपीज में रूटीन इंस्पेक्शंस भी हैं, क्लीनिंग है, मेंटेनेंस है, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। एक्शन टू बी टेकन इन रिस्पॉन्स टू इक्विपमेंट फेलियर, अगर कोई इक्विपमेंट फेलियर है, मिस है,
टूट फूट का शिकार हो चुका है या चोरी हो चुका है, मिस हैंडलिंग हो चुकी है, तो इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा एक्शन भी लिया जाता है, बाज़ औक़ात इस पे फ़ाइन भी लिया जाता है। हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, रिपोर्टिंग की जाती है, स्टोरेज किया जाता है, ठीक है, डेटा को रिट्राइवल किया जाता है, ठीक है, और रॉ डेटा को किस तरह डिफाइन करना है ये भी देखा जाता है, और एनालिटिकल मेथड्स वो भी देखे जाते हैं। ये तमाम SOPs के अंदर आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। इंशाल्लाह हमारे यहाँ भी जो है इंशाल्लाह इस तरह किया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर भी अल्लाह करे ये चीज़ों को फॉलो किया जाए तो बेहतरी आए। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी कब होती है? जब आप वेल प्लान्ड होता है, जब आप उन चीज़ों को जो है फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, और आपने स्टडी को प्रिपेयर किया हुआ होता है, कंटेंट ऑफ द स्टडी प्लान आपके पास मौजूद हो, आपको पता हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टडी भी आपको पता हो, रिकॉर्ड्स, डेट्स, रेफरेंस टू टेस्ट मेथड, यानी कि सारी चीज़ें जो हैं, इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द स्पॉन्सर एंड फैसिलिटीज़, कंडक्ट द स्टडी, यानी कि आपको हर चीज़ का अपडेट रखना पड़ता है, तब जाके आप स्टडी की परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं, तब जाके आप सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है, तब जाके आपको कुछ डेटा मिलता है, तब आपकी कुछ फाइंडिंग्स आती हैं, अदरवाइज जो है आप सक्सेसफुल नहीं होते बल्कि फेल्यूर होते हैं अपने काम के अंदर। सही है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो फेक डेटा भी यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं यूज़ करते, रिकॉर्ड्स को भी जो हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करते, जो डेट्स होती हैं किस डेट पे आपको अल्टरनेट काम करना था नहीं करना था उसको भी आगे पीछे कर लेते हैं, तो ये परफॉर्मेंस ऑफ स्टडी नहीं होती। और इसमें सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी को फॉलो किया जाता है। अच्छा, रिपोर्टिंग ऑफ स्टडी एंड रिजल्ट्स, ठीक है, वो आपके जो स्पॉन्सर हैं, डोनर हैं, उनको बताया जाता है। एक्सपेरिमेंटल कंप्लीटेशंस डेट बताई जाती हैं कि आपने कब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, आपने डेट्स लिखी, ठीक है, और क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को भी स्टेटमेंट आपको लिखनी होती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल एंड टेस्ट मेथड, आपने कौन कौन से मटेरियल को यूज़ किया उसको डिस्क्राइब करेंगे, और कौन से टेस्ट मेथड्स यूज़ किए उसको भी आप डिस्क्राइब करेंगे डिटेल के साथ। तो यानी कि आप रिपोर्ट बना रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं, रिजल्ट्स को आप टेबल्स के अंदर फॉर्म करेंगे, आपके पास क्या क्या रिजल्ट्स आए, अल्टरनेट डेज पे क्या रिजल्ट्स आए, कौन से केमिकल्स आपने यूज़ किए, ठीक है, और स्टोरेज से कौन कौन सा सामान आपने यूज़ किया, सैंपल्स यूज़ किए, रेफरेंस आइटम्स कौन कौन से यूज़ किए, रॉ डेटा कौन सा यूज़ किया, फिर जाके आपकी फाइनल रिपोर्ट बनती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है स्टोरेज एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड मटेरियल, इसके अंदर वो तमाम चीज़ें आ जाती है, रॉ डेटा वगैरह आ जाता है, सैंपल्स हैं या जो कैलिब्रेशन डेटा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो आ जाती हैं। सही है बच्चे। अच्छा, गुड लेबोरेटरी मस्ट कंटेन एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम स्मोक, स्मेल, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, डस्ट, ये लैब के अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर इल्यूमिनेशन होनी चाहिए, यानी कि लाइट्स वगैरह प्रॉपर हों, और प्रीफर नेचुरल लाइट्स को जो है वो प्रीफर किया जाए। एयर कंडीशन द लैब, ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो, एयर कंडीशन हो तो, ठीक है, और इस तरह के जो है इनफ स्पेस हो मेजरिंग और टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टेस्टिंग हो, ठीक है, टेक केयर, सेफ्टी के तमाम चीज़ों को जो है वो फॉलो किया जाए, फायर सेफ्टी को भी फॉलो किया जाए, ठीक है, और अनक्लीनेबल ना हो, फ्लोर वाल सीलिंग वगैरह ये जो है क्लीनेबल ना हो, बिल्कुल सारी क्लीन हो, ठीक है।